नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी हमारे साथ हैं और बहुत लंबा अनुभव है, करीब 15-17 साल का अनुभव है फंड मैनेज करने का। तो दो चीज़ें हम खास तौर पे समझेंगे, एक तो इस फंड को क्यों लोगों को चूज़ करना चाहिए और दूसरा इस वक्त की जो मैक्रो इकोनॉमी या पॉलिटिकल या बाज़ार की जो सिचुएशन है उसको कैसे डिकोड करें जिससे कि हमको और आसानी हो सिचुएशन को समझने में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधी से आवाज़ फ़ायदेमंद फंड्स में। और इस शो में हम लोग तिवारी जी बातचीत यही करते हैं कि पहले मार्केट समझा देंगे हमें आप, फिर हम ये समझेंगे कि आपके फ़ंड में किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ख़ास तौर पे इस तरीके के मल्टी कैप फंड में। तो शुरुआत मेरे हाथ में बाज़ार से हम लोग करते हैं। अब एक बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि दुनिया भर में इतनी खबरें चलती रहती हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा भारत का बाज़ार बहुत मजबूती से खड़ा है। जब सारे बाज़ार इतनी बुरी तरीके से गिरे हुए थे या अभी भी हैं, तब भी हम लोग ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो 2-2.5-3% से ज़्यादा नहीं, रादर अब तो हाई के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार आंकड़ा आया अनुपम जी, जब 16,000 पे निफ्टी था तब पहली बार 75 बेसिस पॉइंट हाइक हुई थी। जब दूसरी बार हाइक की गई तो निफ्टी 17,000 पे था, तीसरी बार की गई तो 18,000 पे है। तो अब हमको लगता है कि अगली बार दिसंबर में हम लोग 19,000 पे खड़े होंगे। इस तरीके का रेजिलियंस है भारतीय बाज़ारों में और ये कमाल डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ से ही होता है। तो बताइए आप लोगों को बाज़ार इस समय कैसा लग रहा है? नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, हम लोग एक चीज कहते हैं कि बाजार हमारी लक्ष्मी होती है तो हमको हमेशा अच्छी लगती है, हमको बाजार कभी खराब नहीं लगता है। जी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग रेजिलिएंट इसलिए हैं क्योंकि उसके एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी रेजिलिएंट है और हमको जो भी इस कोविड के कारण जो पूरा दुनिया भर में डिस्टरबेंस हुआ, उसका जितनी भी हमको तकलीफ और जो भी पेन लेना था वो हमने लगभग ले लिया पिछले 2 सालों में। और अब जो स्थिति है वो काफी ठीक ठाक है। और अभी अगर आप सेकेंड क्वार्टर के जो भी नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसमें देखिए और कमेंट्रीज वगैरह देखिए कंपनीज की, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चिंताजनक कुछ नहीं है। कहीं पे जरूर कुछ जगहों पे इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण थोड़ा बहुत डिमांड पे प्रेशर है या कि मार्जिन पे असर हुआ है, बट वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है, वो एक साइकिल है, वो होता रहता है। तो अगर आप रिलेटिवली देखें, पूरे विश्व के परिदृश्य को देखिए आप, और उसमें अगर आप रिलेटिवली देखिए तो हमारी स्थिति काफी ठीक है, हम अच्छे से टिके हुए हैं। और दूसरा क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि जब पहली बार हाइक हुई तो 16,000 था, अगली बार हाइक हुई तो 18,000 हो गया। बाजार एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेता है और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेता है, क्योंकि जनरली जो अगर पूरे बाजार में 100 रुपए लग रहे हैं तो उसमें से लगभग 50, 60, 70 रुपए ऐसे लग रहे हैं जो बड़े लंबे समय के लिए लग रहे हैं और बाकी जो है वो थोड़े शॉर्ट टर्म वाले हैं। तो वो जो लॉन्ग टर्म मनी है उसको ये लगता है कि हाँ, अगले 5-10 सालों में भारत में अच्छा काम हो सकता है, तो इसलिए वो टिकी हुई है और वो आ रही है। और पिछले 10 सालों में हमने काफी अच्छी मजबूती हासिल की है। अगर इकोनॉमी में आप देखिए, अगर आप 2011-12 से देखना चालू करिए तो पहले टेपर टेंट्रम हुआ, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो सेकंड पार्ट का इम्पैक्ट था, जब यूरोप में इम्पैक्ट हो रहा था, जब ग्रीस वगैरह सब तकलीफ में थे, फिर हमारे यहाँ डिमांड हुआ, जीएसटी का डिसरप्शन आया, एनबीएफसी क्राइसिस हुई, फिर कोविड हो गया। तो इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी टिकी रही और बाजार में भी ठीक ठाक पैसे बन गए। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं बने, बट ठीक ठाक बन गया। उसी बीच अच्छी कंपनियां निकली, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों की ग्रोथ हुई, प्रॉफिट पे ग्रोथ हुआ। तो इन सब से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और ऑफ कोर्स बीच में एक प्रेशर था, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा था, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि भाई इंडिया की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो काफी सेलिंग कर रहे थे। बट वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लोग आए, उनके कारण वो एब्जॉर्ब हो गया। अब उनको भी धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इतना ज्यादा समस्या नहीं है। तो ये सब कारण है। और अगर आप बाजार में देखें तो बाजार में कोई जनरली चीजें क्या होती है, जब कोई ऐसी इवेंट होती है तो बाजार उसको जल्दी प्राइस करने की कोशिश करता है और इसके बाद जब इवेंट वो धीरे धीरे प्ले आउट होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। तो वो यूएस फेड हाइक भी एक ऐसी ही चीज है कि जब वो शुरू में आया तो शॉक लगा, उसका इम्पैक्ट भी हो गया,
तो जैसे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है उससे कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो आईटी सेक्टर पे और उसके जो एक पोटेंशियल रिसेशन की लोग बात करते हैं उससे इम्पैक्ट होगा या उनके वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होगा। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर है उस पे, अब जैसे इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री, उस पे क्या असर होना चाहिए, वो तो प्योरली डोमेस्टिक है, तो वो सब चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि नेट नेट हमारी स्थिति ठीक है। और अगर आप फिस्कल साइड में भी देखिए, जो एक दूसरी वरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, गवर्नमेंट की बोरोइंग के कारण हमारे यहाँ बहुत समस्या हो जाए, तो उसमें भी टैक्स कलेक्शन वगैरह आप देखिए तो काफी अच्छा चल रहा है। तो वहां पे भी ऐसा अनुपम जी, लेकिन एक रिस्क मुझे लगता है, आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, हमारा जो करेंसी है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोगों का पहले एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद अब वो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि बहुत सारा जो एक्सपोर्ट होता है वो भी इंपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट होता है। अब कैट की स्थिति देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़ रहा है, 3.5 को पार कर रहा है, 3.5 तक मैनेजेबल है, उसके ऊपर जाने की स्थिति में थोड़ी गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि हमको बढ़ाना इसलिए पड़ रहा है, ब्याज और करेंसी हेज करना पड़ा क्योंकि अमेरिका बढ़ा रहा है। अब हम मतलब ना दूसरे की समस्या अपने सर पे ओढ़ ली हमने। तो क्या ये एक रिस्क है, अभी बना रहेगा हमारे लिए? देखिए, अगर ये स्ट्रक्चरल हो जाता है तो चीजों की ना एक साइकिल होती है। चीजें, अब इकोनॉमी जो है ना, हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। वो एकदम हर चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि आप उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डाल के a + b = c ऐसा एनालाइज कर पाए। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपको एक चीज समझनी होगी। तो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका एकदम ही लेमन टर्म्स में अगर आप कंक्लूजन निकालें, इसका मतलब कि आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड है ना। अदरवाइज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, नॉन ऑयल छोड़ दीजिए, मतलब ऑयल छोड़ दीजिए आप, जो हमारे यहाँ होता ही नहीं, पर जो बाकी है नॉन ऑयल करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब, ट्रेड डेफिसिट जो है अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड है। तो करेंसी पहले क्या थी हमारी, थोड़ा सा रिलेटिव बेसिस पे वो ओवरवैल्यूड थी और वो धीरे धीरे एडजस्ट होगी। तो ये एक साइकिल है और ये होगा, इसका धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है इकोनॉमी में। मतलब आप हर दिन एकदम परफेक्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं चल सकते और इससे होगा कि थोड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। जनरली हमने ये देखा है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म डेटा एनालिसिस करिए और ध्यान से देखिए, तो करेंसी डिप्रिसिएशन से कोई ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ती है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने का केवल एकमात्र कारण है, मतलब दो चीजें हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण, वो होती है एक तो इनोवेशन और दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी। जनरली ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर आप प्रोडक्टिव होते जाएंगे और अगर आपका इनोवेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा तो आप वैसे ही अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ करेंसी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अगर आप सन 80 के दशक या 90 के दशक तक देखिए, तो एक्चुअली जापान का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि उनकी करेंसी भी बहुत तेजी से एप्रिशिएट की। तो ऐसा नहीं था कि वो करेंसी डिप्रिशिएट कर रहे थे इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, एक्चुअली उनकी करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रही थी, फिर भी उनका एक्सपोर्ट बढ़ता था क्योंकि वो बड़े कॉम्पिटिटिव थे, वो इनोवेट करते थे, नए प्रोडक्ट लाते थे और उनकी प्रोडक्टिविटी गेन बहुत ज्यादा था। तो करेंसी को जनरली आप एक्सपोर्ट से मत जोड़िए। हाँ, करेंसी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हो जाता है, क्योंकि इनहेरेंटली अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है मतलब आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड हो रही है। इसको वन वर्ड में कहें तो अगर आप डिमांड जनरेट कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, भले ही करेंसी अप्रिशिएट होती भी रहे या डिप्रिशिएट भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिमांड आप अगर जनरेट कर ले रहे हैं तो फिर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और बहुत सही एग्जांपल आपने जापान का दिया। अब तिवारी जी, बात करते हैं आपके मल्टी कैप फंड की। एक बड़े जेनरिक सा सवाल है, जेनरिक सी बात है कि लोगों को बाजार देख के मन करता है कि इधर पैसा लगाएं उधर पैसा लगाएं, कभी थीम वाले प्रोजेक्ट में कभी में, लेकिन एक अप्रोच ये होता है कि भाई इतना बड़ा बाजार है तो उसमें सब कुछ हमारे बास्केट में थोड़ा थोड़ा हो जाए। तो ये जो मल्टी कैप फंड होते हैं ये किस थीम को लेके आप लोग बनाते हैं, किस तरीके की एपिटाइट को आप लोग फुलफिल करते हैं? देखिए, क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का हर प्रोडक्ट जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि हर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो कोई व्यक्ति 25 साल का है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष की है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो अब रिक्वायरमेंट हम जनरली दो तरीकों से बांटते हैं। एक है उसके पास टाइम होराइजन कितना है। पूरे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम, बाकी इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम नहीं रखेंगे, होराइजन नहीं रखेंगे और
अपने टाइम होराइजन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। ये सबसे पहली चीज है जो आपको समझनी है। और दूसरी चीज है कि आप कितनी वोलेटिलिटी झेल सकते हो। जैसे कोई 60 वर्ष का व्यक्ति है तो वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकता, लेकिन जो 25-30 साल का व्यक्ति है उसके पास अभी लंबा समय है, उसको तुरंत अगर पैसे नहीं चाहिए तो वो वोलेटिलिटी झेल सकते हैं। तो अब हर प्रोडक्ट जो होता है म्यूचुअल फंड में जब डिजाइन करते हैं तो इन दो चीजों के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अंतर क्या है कि लार्ज कैप उनका वोलेटिलिटी कम है, आप थोड़ा कम टाइम होराइजन के साथ भी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनियां एस्टेब्लिश होती हैं और चूंकि वो बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा को रिलेटेड है ग्रोथ एस्पेक्ट से इकोनॉमी की, तो उनमें ग्रोथ या डिग्रोथ जो भी होना है बहुत जल्दी हो जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में टाइम लगता है पैसा बनने में और वो वोलेटाइल होती हैं क्योंकि उनमें आउटलुक चेंज होने का बहुत फर्क पड़ता है उनके स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वो इतनी एस्टेब्लिश नहीं है। तो जब हम स्मॉल कैप फंड रखते हैं या कोई मिड कैप फंड रखते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ी घबराहट भी होती है और जब पैसा बनता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरता है बाजार तो बहुत तकलीफ होती है और कई लोग टाइमली इन्वेस्ट नहीं करते उसमें, उसके कारण, या जो आप कहिए एक डिसिप्लिन होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसमें कॉम्बिनेशन है कि लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जनरली हम लोगों ने देखा है कि आप एक ब्रॉड लेवल पे बात करिए तो इन्वेस्टर की समझ जो होती है वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड डिफाइंड नहीं होती, बहुत ज्यादा चीजें ट्रैक नहीं कर सकते कि उनको अपने भी जीवन में कुछ और काम करने हैं। तो इसलिए एक एकदम सिंपल प्रोडक्ट है कि इसमें 25% जो है मिनिमम तीनों चीजें रहेंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो वोलेटिलिटी एक मिड कैप या स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम हो जाएगी और आपको लार्ज कैप से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको समय देंगे तो आपका रिटर्न थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद है, ऐसी आशा हम रखते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव है इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने का। अब उसके कारण एक उसका ड्रॉबैक है कि इसका टाइम होराइजन बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में 2 या 3 साल के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें आपको 5 साल का पर्सपेक्टिव जरूरी है क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन है स्मॉल और मिड कैप का भी। वो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, हाँ, वो एक साइकिल को आप राइड कर लेंगे और उसमें हर तरह की चूंकि प्रोडक्ट है तो आपको रिटर्न आपका जो है दूसरे के कंपैरिजन बेटर होगा, जहाँ पे एक ही तरीके की है तो उस कोई बहुत ही सुस्त है या कोई स्लो है, इसमें कॉम्बो ये फ़ायदा होगा। तो ये आपके इस फंड में बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, लगभग 29%। ये एक बड़ा, इस समय हम जिस भी फंड मैनेजर से बात करें या जिस भी बड़े एक्सपर्ट से भी बात करें, सबका मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सब एक स्वर से बोलते हैं। क्या ऐसा खास है इंडियन फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम में जो आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है? देखिए, तो क्या है कि अगर आप किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी सिस्टम का एक कोर देखिए तो वो है फाइनेंस और बैंकिंग। पैसा वहीं से सबके पास जाता है, फ्लो होता है, तो उनकी अर्निंग होती है। और इंडिया में बैंकिंग फाइनेंशियल अभी भी एक इवॉल्विंग स्टेज में है, तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। इंडिया में जो क्रेडिट की डिमांड है अगर आप कंपैरिजन में देखिए तो वो काफी कम है पर कैपिटा बेसिस पे अगर आप देखें, और पेनिट्रेशन का स्कोप बहुत अच्छा है। तो वो चीजें हैं, तो एक उसमें स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। दूसरा क्या हुआ है कि कोविड के बाद से जो एक लोगों को ऐसा लग रहा था कि बैंकिंग सिस्टम का जो स्थिति है बहुत खराब हो सकती है क्योंकि डिफॉल्ट ज्यादा होंगे, एनपीएस ज्यादा होंगे, तो वो सब समस्याएं उतनी नहीं हुई और इनफैक्ट सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो एक वो चीज है। और आप अगर बैंकों के नंबर्स देखिए, अर्निंग्स देखिए, तो अक्रॉस द बोर्ड तो सभी पूरे सेक्टर में ही लगभग सब कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ग्रोथ हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्रेडिट की डिमांड बहुत अच्छी है। तो दूसरी चीज ये है कि जनरली हमने देखा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स बेनिफिट, उनको थोड़ा प्राइसिंग पावर अच्छा मिल जाता है क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स उतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं जितना कि वो लोग अपने एसेट्स को रिप्राइस कर पाते हैं। तो वो भी एक टेलविंड है। तो और इकोनॉमी ओवरऑल अच्छा कर रही है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमें बैंक अच्छे लगते हैं अभी, और रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ अच्छा है उनका। बिल्कुल, इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंक को चलना ही पड़ेगा और बैंक का इसीलिए इसमें फोकस ज़्यादा है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम तिवारी जी, उसके बाद हम आपसे 2 चीज़ें और समझेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इस समय लोगों की कम पसंद में आ रहा है, और कैपिटल गुड्स जहाँ पे उन लोगों को लगता है कि पूरा कैपेक्स महोत्सव होने वाला तो वहाँ बड़ी तेज़ी हो सकती है। इन दोनों पे आपकी राय क्या है? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड के बारे में, उसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी से। अनुपम जी, दोबारा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैंक की, इकोनॉमी की, मार्केट की काफ़ी बातचीत की और आपके स्तर के समर्थन में एक बात मैं भी बोल देता हूं कि हमारा जो इस समय डेट टू क्रेडिट रेशियो है वो 56-57% के आसपास है, जो कि दुनिया में बहुत लो है। अमेरिका में देखिए तो 200% है, चाइना में 225% है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 80-90% तो अगले 7-8-10 सालों में ये जाएगा, तो जिससे कि ऑब्वियसली ये बैंकिंग फाइनेंशियल उसके बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन वही पैसा जाएगा कहाँ? पैसा कैपेक्स में जाएगा, चाइना +1 की थीम में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो उसका फ़ायदा उन सेक्टर्स को होगा। आपके फंड में मैं देख रहा हूँ कि आईटी भी सेकंड नंबर पे है, जहाँ बहुत लोग आप बुलिश हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस समय दुनिया भर की वो स्टोरी देखते हैं जहाँ पे 80% स्टॉक गिर गए हैं, तो थोड़ा आईटी से दूरी बनाए हुए हैं। तो आपकी पसंद क्यों है? और दूसरा, कैपिटल गुड्स आपके लिस्ट में सबसे नीचे है, ऐसा क्यों? तो देखिए, पहले आईटी पे बात करते हैं। तो आईटी शुरू से ही अच्छा था और शुरू में हमको उसका काफी बेनिफिट मिला, बट दुर्भाग्य से फिर हमारी कॉल गलत गई और आईटी सेक्टर काफी गिर गया, चूंकि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था और वहाँ रिसेशन की उम्मीद थी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडियन आईटी सेक्टर ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो उसकी जो पोजिशनिंग है, जो कैपेबिलिटीज है और उसका जो मार्केट शेयर गेन करने का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए। और जो आईटी इंटेंसिटी है, मतलब जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर इंटेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड या इंडिविजुअल लाइफ, ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और लोगों का आदत लग गई है ग्लोबली कि भाई चीजें फास्ट होनी चाहिए, चीजें स्मूथ होनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छा नेक्स्ट 5-10 साल का बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे यहाँ कैपेसिटी, हमारे यहाँ क्षमता है और हमारी मार्केट में पोजीशनिंग है। तो ये मेरा आईटी में ज्यादा पॉजिटिव होने का कारण है। कैपिटल गुड्स में जो कमी है या कम पोजीशनिंग है, तो ऐसा नहीं कि हम कैपिटल गुड्स थीम नहीं खेल रहे हैं, तो मे बी हम सीमेंट के थ्रू प्ले कर रहे हैं या किसी और सेक्टर के थ्रू प्ले कर रहे हैं। वो एक थोड़ा वैल्यूएशन ट्रेड ऑफ के कारण वो कुछ है जहां पे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छे हैं, बट चूंकि वैल्यूएशन कुछ है ऐसा, तो वो स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है। बट ऐसा ब्रॉड कुछ ऐसा सेक्टर पे बहुत निगेटिव नहीं है। कैपिटल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स को प्ले करने के कई तरीके हो जाते हैं। आप कभी डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, कभी इनडायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। तो आप बैंकिंग के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, आप सीमेंट के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, वो सब भी तरीके हैं उसमें। ओके, तो कैपिटल गुड्स को प्ले करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उससे भी एक अलाइंड जो सेक्टर है, सीमेंट है, या उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। तिवारी, चूंकि ये मल्टी कैप फंड है, इसमें तरह तरह की स्टोरीज और थीम्स को आप लोग सेलेक्ट करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मिड कैप की जब लोग बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ग्रोथ पे फोकस होता है, तो ओवरऑल फंड का जो स्लांट है या लीनियंसी है वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है या वैल्यू को आप ज़्यादा? क्योंकि मिड कैप में कई ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स दिखते हैं, तो आप लोग किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स या ग्रोथ पे? देखिए, मेरा या हम लोगों का एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है कि आप एक अच्छा बिजनेस सेलेक्ट करिए जिसको जो चलाने वाला मैनेजमेंट है वो बड़ा बढ़िया हो, उसकी कैपेबिलिटी प्रूवन हो और उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसमें सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी का अच्छा पोटेंशियल। तो हम एक बड़ी सिंपल लाइन में बोलते हैं कि बाय गुड बिजनेसेस रन बाय गुड पीपल विद गुड स्केलेबल पोटेंशियल। तो जनरली हम बहुत ज्यादा कि ये वैल्यू है कि नहीं है, जो भी हम ले रहे हैं हमको उसमें वैल्यू लगता है तभी हम लेते हैं, नहीं तो हम बिना वैल्यू के तो नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा डिबेट मुझे कई बार समझ में नहीं आती है। तो हम बॉटम अप हैं और हमको ये लगता है कि अगर आप अगले 5-10 साल के रूप से एक स्टॉक ले रहे हैं तो आप उसको अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिए, उसकी परख कर लीजिए, लोग अच्छे हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, कंपनी डिलीवर कर सकती है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं। क्योंकि बिना ट्रैक रिकॉर्ड के जनरली हम कुछ नहीं लेते हैं। जो चीजें आप 5-10 साल में नहीं कर पाए हैं तो अगले 2-3 साल में कर देंगे, इसका कोई बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। दिखता है कि आपको पिछले 5-10 सालों में वो चीज की हुई कि नहीं की। तो उस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें जनरली हम बहुत टॉप डाउन नहीं जाते, बहुत मैक्रो नहीं जाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर जगह है। दुनिया में 700 करोड़ के लगभग लोग हैं, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। कौन उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कैप्चर कर पाता है, कौन उसको प्रॉफिटेबल बना पाता है और कौन अपने मार्केट शेयर में या उस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर पाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ उससे शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट होता है।
Improving ROE is one of the most important factor in creating shareholder wealth. तो वो चीजें हम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो कंपनियां लें वो अगले 2-4-5 साल में बड़ी हो जाए। ये जो नए जमाने की कंपनियां आ रही बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम तो बहुत ग्रोथ लेके आएंगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमारा अंडर द सन जहां तक नजर जाए वहां तक है, इस पे नहीं ध्यान देते आप लोग? नहीं, ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा काम यही है, हम रोज हर चीज पे ध्यान देते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फॉर एवरीवन। उससे कोई कंपनी अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत जैसे देश में या दुनिया में, अभी तो हम लोग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं ना। आज तो ऐसा है कि भारत की 100 करोड़ की कंपनी भी एक्सपोर्ट कर रही है 80-90%। तो आप सिर्फ भारत की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हैं? बहुत सारी आपको ऐसी छोटी कंपनियां मिलेंगी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है और 80 करोड़ उनका एक्सपोर्ट है बाहर की कंट्रीज में। तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी डजंट मैटर। इफ यू टेक इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए तो है ही है। 700 करोड़ लोग हैं तो दुनिया में अपॉर्चुनिटी तो होगी ही ना, उसमें क्या कमी है। लेकिन कौन ऐसी कंपनी है जिसमें क्षमता है कि उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबली कैप्चर कर पाए और फिर ग्रो भी कर पाए, उससे शेयरहोल्डर वेल्थ क्रिएट होता है। असली बात तो ये ना, शो मी द मनी, पैसा दिखाओ कमा के, तब तो बात है। अपॉर्चुनिटीज़ और सब चीज़ें तो है। तो अनुपम जी, हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की और हमने कोशिश की कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है या जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनकी मुलाकात फंड मैनेजर से करा दी जाए। तो आपने उनको बहुत अच्छे से समझाया। जो लोग ये शो देख रहे हैं वो इस म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सोच सकते हैं। आप भी पढ़िए और राय लीजिए लोगों से, जो हमने आज आपसे पूरी बातचीत की है समझाने के लिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।